24 मार्च 2025। और हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पेपर है जून 2022 के पेपर का। और हम जो क्लास वर्क कर रहे थे उसके अंदर लास्ट वीक हम लोगों ने शुरू के 5-6 सवाल कर लिए थे, फिर रफ्तार का टाइम हो गया था तो हमने इस सवाल को यहाँ पे छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट देना होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो फिर हम आगे बात कर सकेंगे। वो कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि अगर किसी जगह कोई ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड कर जाए 2 पीसेस में, कंसीडर ये एक ऑब्जेक्ट है जो एग्जैक्टली 2 पीसेस के अंदर, या चले एग्जैक्टली ना बोले, बस 2 पीसेस के अंदर एक्सप्लोड कर गया। जब ये एक्सप्लोड करता है तो बिफोर एक्सप्लोजन ये स्टेशनरी था, लेकिन अब एक्सप्लोड कर रहा है तो इसका एक पार्ट लेफ्ट पे जा रहा है, एक पार्ट राइट पे जा रहा है। ठीक है सर। अच्छा जी, इन दोनों की अगर मैं आपसे पूछूं कि मोमेंटम, तो एक का मोमेंटम होगा पॉजिटिव मोमेंटम, एक का मोमेंटम होगा नेगेटिव मोमेंटम। और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में जब डायरेक्शन अपोजिट होती है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम का जो टोटल होता है वो जीरो हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। सही जनाब। यानी एक पॉजिटिव मोमेंटम एक नेगेटिव मोमेंटम, टोटल जीरो हो जाएगा। और अगर इन दोनों का मैं मीन निकालूं तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो उनके मोमेंटम का मीन जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के मोमेंटम इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में। अलबत्ता काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है। सर अब डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी में हम आराम से एवरेज निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाता है। सर आप ये पढ़ा क्यों रहे? तो आइए इस टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। टॉपिक यार ये है कि हम लोग यूनिट 5 में पढ़ते हैं थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में आपको पढ़ाते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, सर ये गैस के पार्टिकल्स हर वक्त रैंडम मोशन करते रहते हैं। और जब रैंडम मोशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्जैक्टली एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तो उनका मोमेंटम एक का पॉजिटिव होता है, एक का नेगेटिव मोमेंटम होता है। और जब मोमेंटम पॉजिटिव नेगेटिव होगा, या मोमेंटम को छोड़े, मोमेंटम तो बहुत दूर की बात हो रहेगी, स्पीड की वेलोसिटी की बात कर लें, जब दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो उन वेलोसिटीज का अगर मैं एवरेज निकालूंगा ना, मीन निकालूंगा, तो वो मीन जो होगा ना वो जीरो आ जाएगा, मीन जीरो आ जाएगा। ठीक है जनाब। तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज का मीन क्या हो जाता है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उनका मीन जीरो हो जाता है। और अगर वेलोसिटी का मीन जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम का मीन भी जीरो हो जाता है। तो इसीलिए थर्मल फिजिक्स में हम लोग क्या कराते हैं कि कभी भी हमें मीन स्पीड निकालनी हो ना, तो मीन स्पीड कराने के लिए क्या करते हैं, हर पार्टिकल की स्पीड का पहले करवा देते हैं स्क्वायर, पहले स्क्वायर करवा देते हैं, स्क्वायर करा के उसका मीन निकालते हैं। सर अब स्क्वायर करके मीन निकालेंगे ना तो ऑब्वियसली वो नंबर बड़ा आएगा, तो उस नंबर को छोटा करने के लिए आखिर में रूट ले लेते हैं। और इसी चीज का नाम बन जाता है जनाब रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो खाली मीन स्पीड क्यों नहीं निकालते? सर खाली मीन स्पीड इसलिए नहीं निकालते कि पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ वी कैलकुलेट देयर मीन तो उनकी मीन स्पीड जीरो आ जाएगी। तो मीन स्पीड जीरो आ जाती है भाई, इसीलिए हम लोग निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में आ जाए। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है जनाब कि अगर मैं किसी गैस को गर्म करूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा? यस सर, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ये बात सही है। टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सही बात है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मैं मानता हूं। टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है, हाँ सर बचपन से पढ़ रहे हैं, प्रेशर लॉ, प्रेशर बढ़ जाता है। पर मीन मोमेंटम बढ़ जाता है, ये बात सही नहीं है। क्यों? सर मोमेंटम देखिए स्क्वायर नहीं है इसके अंदर, खाली मीन मोमेंटम लिखा है, तो याद रखिएगा मीन मोमेंटम होता ही जीरो है। गैस के पार्टिकल्स का मीन मोमेंटम जीरो होता है। तो अगर कोई चीज जीरो है तो टेम्परेचर बढ़ने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मीन मोमेंटम जीरो होता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से मीन मोमेंटम इंक्रीज होता है। ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, इसलिए इसका आंसर सी है। तो काफी अजीब सा ये सवाल है, कुछ ज्यादा ही डेप्थ इसके अंदर है, जो खैर मैंने एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन इसके में डेप्थ की उन्होंने इंतहा कर दी है। और बच्चों को बताना चाह रहे हैं
कि आरएमएस निकालते क्यों है, खाली मीन स्पीड क्यों नहीं निकाल लेते? अब्दुल्ला खाली मीन स्पीड क्यों नहीं निकाल लेते? एक सेंटेंस में आंसर कीजिए। व्हाई डू वी नॉट कैलकुलेट ओनली मीन स्पीड? Particles are moving in opposite direction, so their mean speed is zero. अपोजिट डायरेक्शन, मीन स्पीड इज जीरो, तो हम लोग उसका स्क्वायर कराते हैं, फिर मीन निकालते हैं, फिर रूट निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा जी, अब आ जाइए बड़ा जल्दी से आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान सवाल है कि बॉयल्स लॉ के लिए क्या बात जरूरी नहीं है जनाब? क्या बात जरूरी नहीं है? आइडियल होना चाहिए, ये बात जरूरी है भाई। ठीक है जनाब। मीन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। आपको पता है मीन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भाई मीन काइनेटिक एनर्जी यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, नेसेसरी है, ये चीज भी जरूरी है। अच्छा जनाब, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस मस्ट स्टेज कांस्टेंट। भाई बॉयल्स लॉ के लिए मास कांस्टेंट होना जरूरी है। मास कांस्टेंट होगा जब तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट होंगे। पर क्या चीज जरूरी नहीं है? तो इसका आंसर है मॉलिक्यूल्स मस्ट बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होना कोई जरूरी नहीं है। आइडेंटिकल होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है जनाब। अगर आइडियल गैस है भले से आइडेंटिकल ना हो, उसके ऊपर बॉयल्स लॉ लगेगा, कोई मसला नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या चीज है? क्वेश्चन नंबर 9 बेटा यूं है कि जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी करता है, तो कह रहे हैं जनाब एक एलिमेंट है बिस्मिथ। सर ये कन्वर्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल थैलियम में। ठीक है जनाब, ये थैलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बिस्मिथ की क्वांटिटी कम हो रही होगी, और जब क्वांटिटी कम हो रही होती है ना तो इसका ग्राफ ऐसा वाला बनता है। बिस्मिथ की क्वांटिटी कम हो रही होगी, इसका ग्राफ ये वाला बनता है। और थैलियम की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होगी, तो थैलियम का ग्राफ हमेशा ये वाला बनता है। थैलियम का मतलब कहना ही चाह रहा हूं कि इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। लेफ्ट साइड के ऊपर बेटा बिस्मिथ है, बिस्मिथ इज अ पेरेंट न्यूक्लियाई। तो पेरेंट कभी भी रेडियो एक्टिविटी हो रही होगी तो बेटा पेरेंट की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होती है। पेरेंट की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होती है, और जो डॉटर होता है बेटा उसकी क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज हो रही होती है। तो ये पेरेंट के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जो नीचे आ रहे होते हैं, और डॉटर के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऊपर जा रहे होते हैं। खैर जनाब, इसमें खाली डॉटर के लिए बात की गई है, तो इसलिए इसका आंसर बन जाएगा डी। इसका आंसर बन जाएगा डी, क्योंकि डॉटर न्यूक्लियाई इंक्रीज हो रहे होते हैं। इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए ग्राफ नीचे से ऊपर भागेगा। ये डॉटर का ग्राफ है, जो कि डॉटर न्यूक्लियाई इंक्रीज हो रहे होते हैं, और ये पेरेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं जिनकी तादाद कम हो रही होती है। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है और ये बेटा टाइम है। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में हम लोग एसएचएम का जब चैप्टर पढ़ाया था उस वक्त मैं आपको करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन है क्या सर? इस क्वेश्चन में हो ये रहा है कि आप में से मैथमेटिक्स खाली अब्दुल्ला स्टूडेंट है और कोई भी नहीं है। पहले अब्दुल्ला को मैं बता दूं, फिर बाकी बच्चों की तरफ जा रहा हूँ। अब्दुल्ला यार ये बताओ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो ग्राफ की शक्ल है ये कौन सा ग्राफ है? माइनस साइन थीटा है। नीचे से आ रहा है ना बेटा, तो माइनस साइन थीटा है। ठीक है। और आपको बता रहे हैं कि ये ग्राफ है ना, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है। अब सर इसके अंदर आ जाए, कह रहे हैं जनाब नीचे से आपको डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ढूंढना है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है। मैं अब्दुल्ला को समझा रहा हूं भाई, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है। ठीक है जनाब। तो जरा मुझे बताना माइनस कॉस थीटा किसका डेरिवेटिव है? अब्दुल्ला आप बताओ। बिल्कुल गलत, उल्टे उल्टे आंसर दे रहे हैं अब्दुल्ला हमें। कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। अच्छा अब्दुल्ला, आखिरी सवाल, इसमें से कॉस थीटा का ग्राफ कौन सा वाला है? ए बी सी डी? ए, तो बस ये इसका आंसर है। ठीक है ना। तो अब्दुल्ला को फाइनलाइज कर रहा हूँ, ये कॉस थीटा का ग्राफ है और ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी का ग्राफ होता है, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये माइनस साइन थीटा इसका ग्राफ है। ये मैंने अब्दुल्ला को समझाया भाई। अब मैं समझाने जा रहा हूँ आयमा को, अनाबिया को, और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हमारे बैठे हैं वो लोग जरा समझे बेटा इसके अंदर क्या होने वाला है। सर होने वाला ये है कि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है। ठीक है। और ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं सर? टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट। तो जरा देखिएगा, इस ए ग्राफ से स्टार्ट कर रहा हूं।
अगर मैंने यहाँ ग्राफ ये बनाया टेंजेंट, तो बताइए टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है इसका ग्रेडियंट जीरो है। यस सर, इसका ग्रेडियंट जीरो है। अच्छा बेटा देखिएगा इस वाले पॉइंट के ऊपर ये लाइन लेफ्ट हैंड के ऊपर टिल्ट हुई हुई है। सर अगर लेफ्ट साइड पे टिल्ट हुई हुई ना तो इसका ग्रेडियंट मैक्सिमम है और नेगेटिव है। यस सर, मैक्सिमम है और नेगेटिव है। उसके बाद आ जाइए इस वाले पॉइंट के ऊपर, सर इसका ग्रेडियंट अगेन जीरो है। यस सर, इसका ग्रेडियंट जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। इसका ग्रेडियंट सर पॉजिटिव ग्रेडियंट है, पॉजिटिव है मैक्सिमम है। यस सर, पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। लास्ट, सर इसका ग्रेडियंट जीरो है। जी हाँ सर, इसका ग्रेडियंट जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। ठीक है ना। अब तो एग्जाम में वो इतना आगे नहीं लेके जाएगा कि बी सी डी भी आपसे चेक करवाए। इस तरह के सवाल में मैंने तो नोट करा है ए ही इसका आंसर होता है, इतना ज्यादा आगे लेके नहीं जाता। लेकिन मैंने मेथड आपको सिखा दिया है कि ग्रेडियंट इसका जीरो तो वेलोसिटी जीरो, ग्रेडियंट नेगेटिव, नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो, ये जीरो आ गया, पॉजिटिव मैक्सिमम एंड देन जीरो। तो ये एक साइकिल को लेके हमने एक्सप्लेन कर दिया है। सो राइट आंसर इज ए। सो द राइट आंसर इज ए। ठीक है। अच्छा जी, ये 10 एमसीक्यूज थे जो मैंने करा दिए, और एमसीक्यूज खत्म करने के बाद अब हमारे क्वेश्चंस में। और क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन जनाब ये है कि कोई स्टार है जिसकी लिमिनोसिटी हमें पता है। जिसकी लिमिनोसिटी हमें पता होती है आपको पता है उसको हम लोग कह देते हैं स्टैंडर्ड कैंडल। जिसकी इंटेंसिटी पता होगी इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कैंडल। तो हमें स्टैंडर्ड कैंडल में इंटेंसिटी बता रहा है? नहीं सर, बता नहीं रहा। कह रहे स्टैंडर्ड कैंडल की हैज लिमिनोसिटी 14,800 टाइम्स द लिमिनोसिटी ऑफ सन। अच्छा जी, कोई स्टैंडर्ड कैंडल है, उस स्टैंडर्ड कैंडल की इंटेंसिटी 14,800 टाइम्स ल्यूमिनोसिटी ऑफ सन है। और ल्यूमिनोसिटी ऑफ सन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं जो मैंने बनाया, ऑल दो किसने नीचे सन लिखा हुआ पूरा, पर ये इसका स्टैंडर्ड सिंबल है। अच्छा जी, 14,800 टाइम्स ल्यूमिनोसिटी ऑफ सन, और सन की इंटेंसिटी है बेटा 3.83 एक्सपोनेंट 26 वाट्स। तो जब आप बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करके आपको किसी स्टैंडर्ड कैंडल की इंटेंसिटी मिल जाएगी। ये इंटेंसिटी मिल गई किसी स्टैंडर्ड कैंडल की। फिर आपको बता रहे हैं कि उस स्टैंडर्ड कैंडल से जो लाइट जमीन पर आ रही है, जमीन पर आ रही है, सर जमीन पे जो हमें मिल रही है ना, सही जनाब, ये ल्यूमिनोसिटी है। ये मैंने सॉरी ये गलत सिंबल लगा दिया, आएगा ल्यूमिनोसिटी। ठीक है जनाब, ल्यूमिनोसिटी इतनी थी, ये मैंने ल्यूमिनोसिटी निकाली है। अब जमीन पे जो हमें रिसीव होती है उसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी। सर जमीन पे रिसीव हो रही है इंटेंसिटी, जाहिर सी बात है उस स्टार की लाइट चारों डायरेक्शन में फैल रही होगी, तो जमीन को जो मिलेगी वो ऑब्वियसली कोई बहुत छोटा सा नंबर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है, बताइए वो कितना दूर है, वो स्टैंडर्ड कैंडल जमीन से कितनी दूर है। तो बेटा आयमा, हम आपका माइक्रोफोन चेक करना चाहते हैं। ये बताइए किसी स्टार का डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो बेटा फार्मूला तो याद होना चाहिए ना, बगैर फार्मूले के तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। और आपको नजर भी आ रहा है ल्यूमिनोसिटी उसमें आएगी, आई आएगा, डी आएगा, फार्मूला आपने बताना है। जी आयमा, हमें बेटा फार्मूला बताइए। इंटेंसिटी पता है, ल्यूमिनोसिटी पता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बेटा सारी चीजें दी हुई हैं, वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व करना है। यकीनन कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। तो इतने आसान सवाल पे हम आपके साथ टाइम पास नहीं करेंगे, और इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, इट इज इन मीटर। ठीक है ना। अब तो ल्यूमिनोसिटी पता थी, ल्यूमिनोसिटी होती है कितनी पावर थ्रो कर रहा है, जमीन पे जो पावर रिसीव होती है इट इज इंटेंसिटी, और इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कह देते हैं। अच्छा जी, आगे चले। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 या 12। सर ये भी एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन है। एस्ट्रोनॉमी के अंदर याद कीजिएगा कि स्टार्स इतनी दूर दूर हैं कि डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। सर पुरानी बात हो गई, नहीं सर मीटर में नहीं करते, लाइट ईयर में करते हैं। सही बात है। लाइट ईयर के अलावा
एक और यूनिट मैंने लास्ट वीक कराई थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में करते हैं, डिस्टेंस। और डिस्टेंस की भाई आज एक और यूनिट का नाम सुन लीजिए जिसका नाम है मेगा पारसेक। मेगा पारसेक ये भी यूनिट है डिस्टेंस की, खुद आपको बता रहा है भाई डिस्टेंस की यूनिट है, आसमानी डिस्टेंस इसमें मेजर करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हवल्स कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, एग्जामिनर आपको हवल्स कांस्टेंट की वैल्यू बता रहा है 72 किलोमीटर पर सेकेंड, और फिर लिखा हुआ है पर -1। और ये तो -1 है ना बेटा, ये सबका है, एमपीसी सबका है। तो मेगा पारसेक को बेटा मैंने डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लिख दिया क्योंकि वो पर है, ठीक है ना। अब ये पर था तो पर की वजह से बेटा मैंने मेगा पारसेक को पूरा का पूरा नीचे लिख दिया। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, जरा सुनिएगा। 72 ऐसा ही है बेटा, किलोमीटर पर सेकंड ऐसा ही है। नीचे जो लिखा हुआ है ना पारसेक, मेगा पारसेक, आपको खुद बता रहे हैं कि सर जो 1 मेगा पारसेक होता है ना उसकी वैल्यू ये रही। और मेगा पारसेक की वैल्यू इन्होंने मीटर में दी है, मीटर में। सर अगर ये मीटर में दी है ना तो ऊपर वाले को भी मीटर बना लो। क्या मतलब, किलोमीटर है ना बेटा, किलोमीटर है, किलोमीटर को भी मीटर बना लो, क्योंकि अब ये भी मीटर और ये भी मीटर। तो आप देखिए मेगा पारसेक की वैल्यू 3.09 एक्सपोनेंट 22 मीटर। ये मीटर तो ऊपर भी बेटा मैंने मीटर बना दिया, किलोमीटर को मैंने लिख दिया 1000 मीटर। और जब 1000 मीटर के साथ आप इसको करोगे पूरा का पूरा सॉल्व, तो जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा है शो दैट, सर वही नंबर आ जाएगा, तो वही नंबर लिख दो डायरेक्ट, भाई कौन दिमाग खराब करे। शो दैट 2.3 एक्सपोनेंट -18 पर सेकेंड। तो मेगा पारसेक इट इज यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। इसको भी अपने वोकेबलरी में, दिमाग के अंदर, मेमोरी में ऐड कर लें। अच्छा जी, उसके बाद पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं जनाब कि बताइए एज ऑफ यूनिवर्स, एज ऑफ यूनिवर्स। तो हम ये बात आईजीसीएसई में पढ़ा कर आते हैं कि एज ऑफ यूनिवर्स होती है 1/हबल्स कांस्टेंट, 1/हबल्स कांस्टेंट। सर हबल्स कांस्टेंट है 2.3 एक्सपोनेंट -18 पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट पहले आएगा सर वो रिजल्ट पहले सेकंड में होगा। तो जनाब इसका रिजल्ट सेकंड में आएगा 4.29 एक्सपोनेंट 17 सेकंड। क्वेश्चन में कह रहे हैं मुझे ईयर में चाहिए, तो ईयर में निकाल लेते हैं एज ऑफ यूनिवर्स। एज ऑफ यूनिवर्स क्या है? 4.29 एक्सपोनेंट 17। सेकंड को एयर में लेके जा रहा है तो एयर की वैल्यू से डिवाइड कर दें। जब आप इसको एयर की वैल्यू से डिवाइड करते हो तो डिवाइड करके रिजल्ट आता है 1.36 एक्सपोनेंट 10 ईयर्स, ठीक है ना। और मेरा दिल करता है कि इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको एक्सपोनेंट